एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स। बेटा ये 50 गोल्डन रूल्स जो हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं आपको कई बार कह चुका हूं, लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो इसका आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस ऐसे लगता होगा कि सर कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हम कर पाएंगे कि नहीं, और सिर्फ स्पॉटिंग एरर ही तो आते होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन कैसे हुए, 10 क्वेश्चन आ गए मान लेते हैं, या कभी कभार मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आ गए, तो अब बहुत सारे क्वेश्चन कैसे कहते रहते हैं। तो चलो जरा इस बात को समझते हैं कि जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोलता हूं इसका असल में मतलब क्या है, या बहुत सारे क्वेश्चंस इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिए बेटा, जैसे ये 50 रूल्स होते हैं ना, अगर हम एक जनरल सी बात करें तो आपके एग्जाम में अगर हम देखें स्पॉटिंग एरर नाम के जो क्वेश्चन आते हैं, स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली कितना आते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस 10 क्वेश्चन में गोल्डन रूल्स फिक्स हो जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है। बहुत बढ़िया, देखो 10 क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के आ गए। फिर एक चीज आती है भैया आपके एग्जाम में जिसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहा जाता है। अब ये कौन सी बला है, देखो एक कभी सेंटेंस अगर लिखा मैंने, जैसे मान लो मैंने कहा कि जब मैं वहां गया था तब मैं सोची थी कि मैं वहां जाऊंगा। आपने बोला सर सोची थी नहीं, सोचा था होगा, यानी कि यहां पे जेंडर का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ये बात आपको समझ आ गई है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवालों में भी ऐसा ही कुछ होता है। यहां पे ये सेंटेंस लिखते 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 एकदम से कोई गलती कर देंगे और उस गलती को अंडरलाइन कर देंगे। मतलब ये जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है, यहां पे एक अंडरलाइन वर्ड है और बाकी पूरा सेंटेंस यहां पे लिख दिया। ठीक बात है, चलो अब इसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्रिक ये होता है बेटा कि हर बार जो ये अंडरलाइन वर्ड होगा जरूरी नहीं कि ये गलत ही हो जाए। तो आपको समझ होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सी चीज कहां पे लगनी चाहिए, कब लगनी चाहिए, ताकि जब ये अंडरलाइन वर्ड आपको दिखे तो आपको मालूम चल जाए भैया कि ये सही में अंडरलाइन करके गलत किया गया है या ये वर्ड सही हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बात समझ आ जा रही है तब तो पक्का सही कर लोगे, वरना क्या करना है ध्यान से देखो। आपको क्या करना है भैया, यहां पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहां पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये तीनों रिप्लेस कर रहे होंगे। मान लो यहां पे बट लिखा है तो ये हो सकता है एंड लिखा हो, ये और लिखा हो, ये ऑन लिखा हो। इस तरीके से 3 में से हो सकता है कोई चीज इसको रिप्लेस कर दे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि ये बिल्कुल सही लिखा है, तो आपको यहां पे क्या सेलेक्ट करना है, नो इंप्रूवमेंट, ये ऑप्शन होता है डी वाला। ठीक है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को जानने के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को जानने के लिए या करने के लिए आपको ग्रामर के जो 50 गोल्डन रूल्स हैं इनकी जरूरत पड़ती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके भी जो 10 सवाल आएंगे इनमें भी आपको ग्रामर का जरूरत तो पड़ेगा, और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं 50 रूल, तो 50 रूल का जरूरत भी आपको पड़ गया। अब देखो तीसरी चीज कौन सी आती है, फिर बेटा आता है फिल इन द ब्लैंक। इससे हमारा बचपन से लेके अभी तक कोई पीछा नहीं छुड़ा पाया है, तो एग्जाम में भी हमसे पूछ लिया जाता है। अब ये फिल इन द ब्लैंक सेम वैसे ही होते हैं जैसे बचपन में हम करते थे ना, जैसे लिखा होता था दिस इज डैश पेन, और इसके लिए लिखा होता था ऑप्शन नंबर ए मी, और सेकंड लिखा होता था आई, थर्ड लिखा होता था माई, और फोर्थ लिखा होता था माइन, MINE। हम सेलेक्ट कर देते थे, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, हमारा 1 नंबर मिल गया हमको। सेम यही काम हमको यहाँ पे भी करना होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसे ही होते हैं। हाँ देखो कई बार ऐसा होगा कि इतने लल्ली टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जब हमें भैया मिलता है तो उसमें लगभग सवाल किसके होते हैं, ग्रामर के होते हैं, क्योंकि ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट तो चेक करना होगा। बाकी आपको शब्द कितने आते हैं उसके लिए वो सिनोनिम एंटोनिम के थ्रू चेक कर लेंगे, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के थ्रू चेक कर लेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, लेकिन वो पूरी मिक्स ग्रामर होती है। तो 10 क्वेश्चन यहां पे हम इसके मान लिए फिल इन द ब्लैंक्स के। अब एक अगर आपने चीज नोटिस करी हो, आपके एग्जाम में पता है क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 सवाल अलग और 10 सवाल सिर्फ प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव पे बेस्ड। समझ रहे हो, सिर्फ एडजेक्टिव लगाओ, प्रेपोजिशन लगाओ। इस एडजेक्टिव में भैया आपको आर्टिकल के क्वेश्चन भी देते हैं, मतलब ए एंड द पे बेस्ड सवाल अलग से, है ना। तो यहां पे मतलब हम जो फिल इन द ब्लैंक लिखेंगे, एक तो फिल इन द ब्लैंक हो गया नॉर्मल वाला, दूसरा फिल इन द ब्लैंक क्या हो गया, प्रेपोजिशन एंड कौन सा वाला, एडजेक्टिव वाला। इसके कितने सवाल भैया, 10 सवाल इसके भी। तो देखो अभी तक 10 20 30 40 सवाल यहां पे हो चुके हैं। फिर देखो आगे, ये हो गई बात। उसके बाद में एक होता है क्लोज कॉम्पोजिशन, जिसको क्लोज टेस्ट, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज कॉम्पोजिशन ये भी कहा जाता है। अगर आप अभी नए हैं, आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं,
यहां पे भैया देखिए एकदम बढ़िया से हम लल्लन टाप तरीके से बताते हैं आपको। देखो यहां पे एक पैसेज लिखा हुआ है, एक नॉर्मल सा पैसेज लिखा है, मान लेते हैं 7-8 लाइन का है। उसमें से भैया हमने 10 शब्दों को चुन चुन के निकाल दिया। जहां जहां पे हमको लग रहा है कि आप फंस सकते हैं वहां से हमने 10 शब्द को निकाल दिया। अब हर 10 शब्द के लिए मैंने आपको दे दिए 4-4 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 4-4 ऑप्शन आपको पटापट मैंने दे दिए कि भैया कम से कम 4-4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करके दिखाओ भैया कि कौन सा वाला है, तब माने कि तुम धुरंधर हो। तो यहां पे A B C D 4-4 ऑप्शन यहां फटाफट आपको दे दिए मैंने। अब हर ब्लैंक के लिए जैसे नंबर 1 है, आपको इसमें बताना है A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए, D होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे सेकंड आ गया, फिर यहां पे ऐसा ही होगा A B C D। इसी तरीके से आपको 10 सवाल दिए होंगे जिसमें लगभग 7 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, 3 सवाल होते हैं या 4 सवाल होते हैं कई बार जो वर्ड पे बेस होते हैं, मतलब शब्दों का ज्ञान होना आपको जरूरी है, ठीक है बात। तो ये हो गया क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से हम मान लेते हैं कि 7 नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 सवाल किसके बेस्ड होंगे? ग्रामर बेस्ड होंगे। हम किस्मत को बुरा लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसमें से हमने मान लिया किसका है भैया? इसमें से 5 सवाल है हमारे पास में ग्रामर का, ठीक है। तो ये 5 सवाल हम ग्रामर के लेके चलते हैं। अब देखो यहां पे हुआ ये है कि 5 सवाल हमें ग्रामर का मिल चुका है। तो कॉम्प्रिहेंशन में मान लिया हमने 5 सवाल। कितने हुए भैया? 10 20 30 40 45। कितने सवाल? 45 सवाल किसके आ गए? अरे बाप रे बाप, 50 रूल हमने पढ़ा और उससे कितने सवाल? 45 सवाल। आपके एग्जाम में कितने सवाल आते हैं? 120, अंग्रेजी के 120, उसमें से 45 सवाल, मतलब समझ रहे हो 1/3 से भी थोड़ा सा ज्यादा। यार कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, लेकिन ये मिनिमम को काउंट कर रहे हैं। अब चलो इसका मैक्सिमम देखते हैं। कई बार बेटा स्पॉटिंग एरर के सवाल कितने आ जाएंगे? 20 सवाल, मतलब एग्जामिनर एकदम पगलाया हुआ है, बहुराया हुआ है, हट 20 सवाल देंगे, देखते बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। अब कितने सवाल आ गए? 20 सवाल। अब देखो मैक्सिमम सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 ही रहता है, इसको 10 ही मानते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 ही रहता है, ये भी ऐसे ही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव वाले 10 ही रहते हैं, इनको भी 10 ही मानेंगे। कभी कभार कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, आप 17 16 18 20 इनके देखना 20 सवाल दे दिए, मतलब एग्जामिनर एकदम बौरा गया, हट आज 20 सवाल देंगे, देखते लौंडा कर पाता है कि नहीं। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में या क्लोज टेस्ट में 20 सवाल आ गया। मैं बोल रहा हूं 5 सवाल मान लिए मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स के, कितने बच रहे हैं? 15 सवाल अभी भी बच रहे हैं। तो इसका मैंने 15 ले लिया ग्रामर बेस्ड। अब जरा गिनती गिनते हैं। देखो 20 हो गया, 10 30 40 50 10 60 और 5 65। कितने सवाल? 65 सवाल। रूल कितने बड़े थे? सिर्फ 50। क्वेश्चन कितने कर दिए? 65 सवाल। भाई साहब ये तो गजब ही हो गया। अबे आधे से ज्यादा पेपर किस पे बेस्ड है? 50 गोल्डन रूल पे बेस्ड है भाई, उसको करने में भी दिक्कत आ रही है। अबे ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। तो 50 क्वेश्चन 45 से लेके 65 क्वेश्चन तक की जो है प्रोबेबिलिटी आपके सवाल में किससे होती है? सिर्फ 50 गोल्डन रूल से। अबे अब तो पढ़ लो भाई, कितना जरूरी चीज है। तो देखो इसीलिए बेटा बहुत ज्यादा एम्फेसाइज मैं इन चीजों पे करता हूं कि आपको 50 गोल्डन रूल्स पढ़ने चाहिए, 50 गोल्डन रूल्स पढ़ने चाहिए। और आपको मालूम है कभी कभार जब आप वो करोगे ना, जब आप कभी रीअरेंजमेंट करोगे तो रीअरेंजमेंट में भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। हम कब ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करोगे या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस करोगे तो बेटा लगभग अगर मान ले 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कम से कम 20 तो आते ही हैं, 20 में से कम 5 में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये डेड श्योर हूं मैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप देखोगे वीडियोस को तब भी आप देख लोगे, और अगर आप कभी अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तब भी देख लोगे, जो थोड़ा मुश्किल होता है बट यार करना है यार, है ना, करना जरूरी होता है। चलो तो 5 क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हैं। तो देखो ये आंकड़ा पहुंच चुका है 70 के तरफ और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 50 की तरफ। अब यार इससे ज्यादा मैं तुम्हें कोई रेफरेंस नहीं दे सकता। क्या 70 क्वेश्चन नहीं मायने रखते हैं तुम्हारे लिए? अबे बहुत सारे लौंडे हैं जो 70 क्वेश्चन कर ही नहीं पाते टोटल। मैं तुमको सिर्फ 70 क्वेश्चन सिर्फ 50 गोल्डन रूल से बता रहा हूं, तो देख रहे हो उसका कितना रिलेवेंस है। चलो आगे बात करते हैं। अब हमने कहा था ये बेटा इस वजह से हम 50 गोल्डन रूल्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बाकी वो कैप के लिए तुम्हारे लिए शॉर्ट्स वगैरह मैं लाता रहता हूं, तो उसको भी साथ में देखा करो, वो कैप को याद रखा करो, एसोसिएट किया करो कि इस चीज को मैं इससे डिनोट कर सकता हूं, तब मैं इस चीज को ऐसे याद रख पाऊंगा। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने कहा था भैया हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम के एक बवाल को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भैया इनका इंपॉर्टेंस क्या है। और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जरा बकैती तो कर दी मैंने, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे हर सवाल में जितने भी आप सवाल पढ़ोगे सारे सवालों में आपको इनको जरूर चेक करना पड़ेगा, इतनी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सर जो हमने 70 क्वेश्चन पढ़े हैं सब में चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। तो इतना जरूरी है बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी है क्या भला, जरा ध्यान से समझो इसको। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। एक तो जिंदगी में ये बहुत सारी बवाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसको सब्जेक्ट मान ले, मतलब हम नाउन को सब्जेक्ट मान ले, सब्जेक्ट को नाउन मान ले। अभी वर्ब का बड़ा बवाल है यार, सिंगुलर है, प्लूरल है, कभी थर्ड फॉर्म लगाओ, कभी आईएनजी लगाओ, कभी ये जेरेंड बन जाते हैं, कभी पार्टिसिपल बन जाते हैं। कितने सारे बवाले पाले हुए वर्ब ने अपने साथ में। अब एक और नया बवाला आ गया। अभी तक तो हम वर्ब को अलग पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट को अलग पढ़ रहे थे, नाउन्स को पढ़ लिया था जिसको हमने सब्जेक्ट मान लिया था। अब एक नया वाला ये है कि भैया इन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया है कि ना अगर हम आएंगे ऐसे तो तुम आओगे वैसे। अब ये एग्रीमेंट हो गया है। जैसे देश होते हैं ना आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भैया अगर हम यहाँ से पानी ले रहे हैं तो तुम इधर से पानी लोगे, हमारी ये रेलवे ट्रैक है तो तुम्हारी ये रेलवे ट्रैक होगी, हमने इस पे हमला किया तो तुम उस पे हमला करोगे, ऐसा होता है ना। तो ये दो लतखोर जो थे सब्जेक्ट और वर्ब, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया देखो जब भी लिखा जाएगा सेंटेंस हम इस तरीके से आएंगे और तुम इस तरीके से आओगे। और ये एग्रीमेंट ये तोड़ नहीं रहे हैं, जिसके लिए भैया हमारी दिक्कत हो गई, बढ़ गई। अब हमको इनको समझना पड़ेगा कि भैया इनमें एग्रीमेंट क्या हुआ था, बिना उसके सवाल लगेगा नहीं। तो चलो देखते हैं इनमें एग्रीमेंट क्या हुआ था। बेटा यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, इसको एग्रीमेंट वगैरह से नहीं समझते हैं। देखो एक जनरल सी बात समझो कि जब हम बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, बचपन में ही छोटे होते हैं यार, है ना, बचपन में छोटे थोड़ी होंगे, तो छोटे जब हम होते हैं तो भाई बहनों में बड़ा कंपटीशन रहता है, या सिबलिंग से बड़ा कंपटीशन रहता है कि नहीं हमारी चीज बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर मान लो पिताजी 2 एप्पल ले आए, ये देखो एप्पल तो मेरा कैसा ही बन रहा है यार। अगर मान लो पिताजी 2 एप्पल ले आए, है ना, एक में हल्का सा ग्रीन शेड हो और एक पूरा रेड हो, तो तुम ये चाहोगे कि मुझे सबसे बेस्ट वाला मिल जाए और जो मुझे मिले वो मेरे भाई को ना मिले, मतलब उससे अलग मिले, सेम मेरे जैसा नहीं मिलना चाहिए। होता था, पता है हम क्या करते थे बचपन में, पिताजी को मालूम था कि तीनों दुष्ट हैं, मतलब मैं और मेरी 2 सिस्टर्स, हम तीनों दुष्ट हैं, उनको मालूम था। तो वो छोटी छोटी चेयर लाए थे हमारे लिए। तो हम बहुत बोलते थे कि पिताजी हमारे लिए चेयर ले आइए छोटी वाली, उस पर हम छोटी चेयर पे बैठेंगे, बड़ी वाली पे नहीं बैठेंगे। तो पिताजी हम तीनों के लिए चेयर लेके आए थे और वो हर चेयर का कलर अलग था। मतलब मेरे लिए इट वॉज ब्लू, सबसे छोटी बहन के लिए इट वॉज रेड और बीच वाली बहन के लिए इट वॉज येलो। तो हमारा चेयर का ये था कि भैया हमारी चेयर सबसे अच्छी है, हम अपनी वाली को सबसे अच्छे मानते थे, जबकि सिर्फ चेयर में बेटा कलर का डिफरेंस था, लेकिन हम लोग उसी को सुपीरियर माना करते थे और उसको ऐसे मानते थे जैसे भैया इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो देखो बचपन में क्या होता है, अब इनका एग्रीमेंट भी बचपन में ही होगा। बचपन में होता क्या है कि हमारे पास जो भी चीज होती है उसको हम अपने भाई या बहन को नहीं लेने देते हैं। इसी तरीके के यहाँ पे 2 हरामखोर बच्चे थे। 2 हरामखोर बच्चे थे। कौन से बच्चे थे? देखो यहाँ पे एक बच्चा था भैया नाउन, एक बच्चा था नाउन और दूसरा बच्चा था वर्ब। एक बच्चा था नाउन और दूसरा बच्चा था वर्ब। 2 इस नाम के बदतमीज बच्चे थे। अब इनका नाम क्या था? इन भाई का नाम था नाउन और इनका नाम था वर्ब। इनका नाम था वर्ब, चाहे इसकी बहन मान लो चाहे इसका भाई मान लो। अब इतना ज्यादा बदतमीज है तो भाई होगा, बहनें थोड़ी सी नाजुक हो जाती हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं यार, है ना, ये तो मानना पड़ेगा। बोलो मान रहे हो ना इस बात को? तो यहाँ पे 2 बदतमीज भाई हैं, मतलब ये एकदम सुअर दर्जे के भाई हैं। इन लोगों में अग्रीमेंट तो है ही नहीं, एकदम लड़ेंगे जैसे सुअरें लड़ती है ना आपस में, एकदम सींग मार मार के जंगली, वैसे लड़ रहे हैं ये। तो नाउन और वर्ब एकदम आपस में कट्टर दुश्मनी है कि भैया नाउन के पास वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो मेरे पास है, और वर्ब कह रहा भैया हम तो वो लेंगे ही नहीं जो नाउन के पास है। अब ऐसी भयंकर इनके पास में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, इनको एक ऑप्शन मिलता है कि भैया एक काम कर लो तुम लोगों को। अच्छा पिताजी क्या करते हैं, पिताजी इन लोगों के लिए एक जैकेट ले आते हैं, इन दोनों के लिए एक जैकेट ले आते हैं। तो पिताजी ने इन लोगों को स्ट्रिक्टली बुलाया और बोला कि भैया ये जैकेट है तुम दोनों के लिए सेम जैकेट लाया हूं। पिताजी को समझ में आ गया कि दोनों सुअर हैं, दोनों लड़ते हैं, आपस में कभी नहीं बनती है। तो पिताजी ने कहा इनको थोड़ी सी दोस्ती तो करानी पड़ेगी, इन लोग के लिए काम करते हैं, इन लोग के लिए जैकेट लाते हैं एकदम सेम। और उसके साथ में जब ये दोनों सेम पहनेंगे, लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, तब लोग समझ जाएंगे कि भाई ये भाई हैं, और फिर इनके बीच में चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो पिताजी ने क्या किया, इन दोनों के लिए जैकेट ले आए। कैसी जैकेट लाए? देखो यहाँ पे जैकेट बना रहा हूं, भैया लगे ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी जो ये गोबर जैसी ड्राइंग है वो उससे तो आप यूज टू हो गई। ये देखो जैकेट कम और वो बॉयलर ज्यादा लग रहा है, बट स्टिल ये पिताजी इनके लिए जैकेट लाए हैं। तो भैया यहाँ पे इनके लिए भी जैकेट आई सेम और इनके लिए भी जैकेट आई सेम। देखो यार सेम लग रहा है ना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेम ही बना पाऊं। अबे इसकी जैकेट नीचे से
बंद नहीं है, हाँ ठीक। अब पिताजी इनके लिए, दोनों के लिए जैकेट ले आए। इनकी जैकेट पे भी लिखा था एस और इनकी जैकेट पे भी लिखा था एस। अब भैया दोनों एकदम आग बबूला, दोनों का मुंह कैसा हो गया, देखो जरा, दोनों का मुंह कैसा हो गया दोनों का मुंह कैसा हो गया। अब ये देखो, ये है दोनों का मुंह, एकदम गुस्से से लाल, है ना, और एकदम गुस्से से लाल। कौन है? नाउन भी गुस्से से लाल और वर्ब भी गुस्से से लाल एकदम, कि बैठ पिताजी आपने ये क्या काम कर दिया। ये देखो इनके बाल एकदम खड़े, ये भी इनके बाल खड़े कि पिताजी आपने ये क्या घोर पाप कर दिया है। तो पिताजी ने बोला कि बेटा तुम लोग की दोस्ती तो मैं करा के रहूंगा, चाहे जो भी करना पड़े, है ना। अब पिताजी भैया ये देखो, ये खड़े हैं, ये जो हैं ये नाउन खड़े हैं, और ये कौन खड़े हैं? ये भैया वर्ब खड़े हैं, ये दोनों वर्ब खड़े हैं। अबे हाथ तो बनाए नहीं, हाँ ये है, ये वर्ब खड़े हैं, ठीक है। जैकेट थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई इनके हिसाब से, बट स्टिल मान लो ये नाउन खड़ा है, ये वर्ब खड़ा है। अब एकदम गुस्से से लाल है पूरा, है ना। यहाँ पे भैया देखो ये आंसू निकल रहे हैं, तो कुछ भी मान लो यार, आंसू निकल रहे हैं गुस्से से, जो भी है गुस्से से आंसू तो नहीं निकलता है, चलो खैर। अब ये दोनों एकदम गुस्से में है कि पिताजी ये आपने क्या कर दिया, घोर अपमान है हमारा, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है, हम दोनों सिर्फ दुश्मन रहने के लिए पैदा हुए हैं। और ये नाउन बहुत सुअर है, ये कह रहा है कि वर्ब बहुत सुअर है। और ये पिताजी अंदर ही अंदर मौज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कि बेटा दोनों ही सुअर हो, इसीलिए मैंने एस लगा दिया, एस फॉर सुअर हो गया। तो पिताजी नाउन को भी सुअर बना दिए और वर्ब को भी सुअर बना दिए, दोनों के लिए सुअर वाली जैकेट ले आए। अब हुआ क्या कि अब भैया दोनों लोगों के लिए जैकेट आ गई है। पिताजी के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि पिताजी एकदम इनके मुंह फुला के एकदम भयानक, ये है इनके पिताजी, ये है इनके पिताजी, ये है इनके पिताजी का गोल पेट, ये है गर्दन, और ये है इनके पिताजी का हाथ। गर्दन में से हाथ निकल गया, चलो यार अब तो जैसा बन गया। ये है इनके पिताजी, है ना, ये है पिताजी बहुत डेंजरस से, ये है इनके पिताजी। अब पिताजी के सामने कोई क्या बोले, सोचो पेट में अगर इनको रख के यूं ऐसे उछाल दिया तो ये तो कहाँ ही चले जाएंगे। पिताजी एकदम खतरनाक, पिताजी के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अब पिताजी के सामने कैसे बोले, अब तो भैया लड़ाई हो जाएगी और पिताजी खूब तेज से कूट देंगे। तो इन्होंने क्या किया यार, कि इन्होंने देखो क्या किया डिसाइड। अब बेटा जरा सीरियस बात पे आते हैं। इन्होंने डिसाइड क्या किया कि यार देखो पिताजी जैकेट तो ले ही आए हैं, लेकिन ये दोनों कैसे थे, इनकी जैकेट पे लिखा हुआ है कि ये कैसे थे, कैसे थे, ये एकदम सुअर थे। अब जब ये सुअर हैं तो करेंगे क्या, ये देखो जब जैकेट कौन पहनेगा, जब वाली जैकेट नाउन पहनेगा तो वर्ब अपनी जैकेट नहीं पहनेगा, लेकिन जब वर्ब पहनेगा तो नाउन नहीं पहनेगा। बात को समझो आप, जब नाउन अपनी एस वाली जैकेट पहनेगा तब वर्ब अपनी एस की जैकेट नहीं पहनेगा, क्योंकि वो आ गया ना कि नाउन ही पहना हम भी पहन ले, नहीं नहीं नहीं, जब नाउन नहीं पहनेगा तब मैं पहन के चलूंगा अपनी, ताकि लोग मुझे देखें या नाउन को ही देखें सिर्फ। समझ रहे हो बात, देखो ध्यान से। तो भैया क्या अग्रीमेंट हुआ, क्या डिसाइड हुआ कि जब भी नाउन के साथ में एस लगेगा, नाउन प्लस एस अगर लग गया, अब अपने साथ में वर्ब एस को नहीं लगाएगा, वर्ब एस को नहीं लगाएगा। बेटा समझो बात को, जब नाउन के साथ में एस लग गया तो वर्ब एस को नहीं लगाएगा, लेकिन जब नाउन के साथ में एस नहीं लगा है, अगर नाउन के साथ में एस नहीं लगा है, अब ये जो वर्ब नाम का सुअर था ये अपने साथ में एस लेने लगेगा। बोलो बात समझ आ रही है? फिर से देखो, जब नाउन ने एस वाली जैकेट पहनी है तो वर्ब एस की जैकेट नहीं पहनेगा, ऐसे ही घूमेगा, आई एम अ स्टाइलो, एकदम बिना जैकेट पहने घूमेगा। तो नाउन के साथ एस लगा, वर्ब में से एस हट गया। फिर नाउन ने जब एस वाली जैकेट नहीं पहनी, राहुल बोला नाउ आई एम अ स्टाइलो, और ये स्टाइल मार रहा है, वर्ब ने एस वाली जैकेट पहन ली। बात समझ गए? यही है बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो देखो इनकी कहानी से हमें ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिल गया है। अब जरा इसको कुछ वर्ड्स में लगा के देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अब क्या सीखा हमने, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि एक नाउन है, देखो ये है ट्री और ये है ट्रीज, दो नाउन है, ट्री है और ट्रीज है, और यहाँ पे दो वर्ब है, एक वर्ब है ग्रो और दूसरा वर्ब है ग्रोज, दूसरा वर्ब है ग्रोज। ठीक है, अब देखो अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से अगर मैच करके देखें बेटा तो क्या हो जाएगा। देखो अगर ट्री में एस, अबे हटना, अगर ट्री में एस नहीं लगा है, अगर ट्री में एस नहीं लगा है, ट्री इसमें एस है नहीं है, यानी कि नाउन ने एस वाला कपड़ा नहीं पहना है, अब कौन पहन लेगा, वर्ब पहन लेगा। तो ट्री के साथ में क्या लगाओगे बेटा, ग्रोज लगाओगे। लेकिन अगर ट्री ने अपना भैया टी शर्ट पहना एस वाला, तो क्या हो जाएगा, वर्ब तुरंत अपना टी शर्ट उतार देगा या अपनी जैकेट उतार देगा, तो ट्रीज के साथ में ग्रो लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो बेटा यहां पे समझो बात को,
जब नाउन में एस नहीं लगा होता है तो वर्ब एस वाली लगती है, और जब नाउन में एस लग जाता है तो वर्ब बिना एस वाली लगती है। ठीक है बात। इसीलिए जब नाउन में एस नहीं लगा होगा तो कितना होगा, अगर मैं बोलूं ट्री तो कितना पेड़, एक पेड़। यानी कि जब नाउन में एस नहीं होगा तब उसको कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा। और इसके साथ में एस वाली वर्ब लग रही है, एस लग रहा है तब भी हम इसको कौन सा वाला मानेंगे, एक के लिए लगने वाली वर्ब मानेंगे। फिर से समझ लो, नाउन में अगर एस नहीं लगेगा तब वो एक के लिए तब वो एक बताएगा, और वर्ब में अगर एस लग गया तब वो कितना बताएगा, एक बताएगा। देख रहे हो सच में कितने सुअर है ना। फिर देखो, अगर नाउन में एस लग गया तो वो क्या बता रहा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, एक से ज्यादा। और अगर वर्ब में एस नहीं लगा है तब ये क्या बताएगा भैया, वर्ब क्या है, एक से ज्यादा के लिए यूज की गई है। बोलो ये बात समझ में आ रही है यार। ये इन चंगू मंगू की कहानी या जो ये नाउन और वर्ब की कहानी थी, क्या ये बात आपको समझ में आई है? एग्जैक्टली बेटा, अगर ये समझ में आ गया है तो इसी अग्रीमेंट को हम क्या बोलने लगे, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट बोलने लगे। इसको क्या बोलने लगे, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट बोलने लगे। इसमें कई सारे केसेस होते हैं, फिलहाल सबका जो बेस है बेटा वो यही है कि अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें, देखो ध्यान से समझो इसको, तब मजेदार तरीके से समझ में आएगा। देखो यहां पे इतनी बात थी, हमने क्या सीखा, नाउन और वर्ब नाम के दो बदतमीज बच्चे थे। इनके पिताजी को पता था कि ये बहुत ज्यादा सुअर हैं, इसीलिए सुअर वाली इनके लिए जैकेट ले आए। इसमें भी सुअर लिखा था, इसमें भी सुअर लिखा था, लेकिन पूरा लिखते तो बच्चे बुरा मान जाते, इन्होंने एस लिखवा दिया इसमें। अब हुआ ये कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, देखो एकदम गुस्से से लाल हो गए दोनों। कह रहे हैं कि जब नाउन पहनेगा एस वाली जैकेट तब मैं नहीं पहनूंगा, तो वर्ब तब नहीं पहन रहा है, और वर्ब कह रहा है कि भाई, नाउन कह रहा है जब वर्ब ने पहन लिया मैं नहीं पहनूंगा, बाढ़ में जाए वर्ब। तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम अग्रीमेंट कर लिए क्या, कि जब नाउन पहनेगा एस वाली जैकेट तब वर्ब नहीं पहनेगा, और जब वर्ब पहनेगा तो नाउन नहीं पहनेगा। इस चीज को हमने यार यूज कर लिया और हमारा रूल बन के तैयार हो गया। क्या बना, जब नाउन में एस नहीं लगा होगा तब वर्ब एस लगाएगा अपने साथ में, जब नाउन में एस लग गया तो वर्ब अपने साथ से एस हटा लेगा, और इसी अग्रीमेंट को कहते हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, बात समझ गए? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और वीडियो को अब लाइक कर दो भैया, अभी तक लाइक नहीं किया है, अब लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये वाली बात अभी तक फिलहाल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में चल के आई। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, जैसे मान लो, अब देखो हर जगह आपको जनरली तो ऐसा ही मिलेगा, है ना। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा कि अगर मान लो मैंने लिखा बॉय, बॉय लिखा है, बॉय लिखा है, बॉय मतलब ये नाउन हो गया या सब्जेक्ट हो गया, और यहां पे मैंने लिखा है बॉयज, यहां पे लिखा है मैंने बॉयज। अब मुझे अगर दो वर्ब हैं उनको फिट करना है, दो वर्ब को लगाना है। मान लो वर्ब कौन सी है बेटा मेरे पास में, वर्ब मेरे पास में कौन सी है, वर्ब है मेरे पास में राइट, वर्ब है मेरे पास में राइट, WRITE, WRITE, एक है राइट और दूसरी है WRITES, WRITES। जरा साथ साथ में करते चलो, बताना इसमें कौन सा लगेगा। जब बॉय लिखा है बेटा, क्या नाउन में एस है, नहीं है, या सब्जेक्ट में एस है, नहीं है। अब वर्ब क्या करेगा, तुरंत एस वाली जैकेट पहन लेगा, तो बॉय के साथ में क्या लगाएंगे बेटा, राइट्स लगाएंगे, WRITES, है ना। देखो दिख रहा है आपको, अरे यार थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, देखो तब हम क्या लगाएंगे बेटा, बॉय के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, राइट्स लगाना पड़ेगा, WRITES। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाउन में एस तो लगा नहीं था, तो तुरंत वर्ब अपने साथ में एस वाली फॉर्म को यहाँ पे फिट कर देगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है। लेकिन जैसे ही नाउन ने एस लिया, वर्ब तुरंत अपने साथ से एस को हटा देगा, और बॉयज के साथ में क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, WRITE, राइट लेने लगेगा, तब ये सेंटेंस को बनाने में आगे सक्षम हो पाएगा। देखो कितनी सिंपल सी बात थी, होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट बन के आया है, जो ये पूरा इन्होंने एक साझेदारी करी है कि भैया ऐसे ऐसे ही चलेगा, वरना हम ना तुम्हें रहने देंगे, ना खुद, ना तुम्हें जीने देंगे सनम, ना खुद जिएंगे, ऐसा ही वाला यहाँ पे कनेक्शन बन के तैयार हो गया है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब ने अग्रीमेंट कर लिया कि भैया चलो ऐसे ऐसे चलेगा, और सारी चीजें ऐसे चलती चली जा रही हैं। ठीक है, फिर आगे दिक्कत क्या आई, फिर आगे दिक्कत क्या आ गई, देखो दिक्कत कैसे आई और दिक्कत क्यों आई। दिक्कत ये आई कि ऐसे कई सारे वर्ड हैं, देखो आपको नाउन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे वर्ड्स की, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है न्यूज, NEWS, न्यूज है। अब न्यूज क्या है,
देखने में कैसा है? देखो न्यूज क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में एस लग गया, सब्जेक्ट में एस लग गया तो वर्ब में से एस हट जाएगा, मतलब न्यूज के साथ में हैव होना चाहिए, न्यूज के साथ में हैव होना चाहिए। हैज नहीं लगा सकते क्योंकि एस वाली वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में एस लग गया तो वर्ब में एस नहीं लगता है, सीखा था आपने। लेकिन यहां पे ये चीज गलत हो गई है। तो देखो आगे चल के जब नाउन और वर्ब की जनरेशंस आगे चल के बढ़ी, जैसे साउथ इंडियन मूवी में आपने देखा होगा ना कि दादाजी बहुत कट्टर दुश्मनी थी, पिताजी में बहुत कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उनके बेटे बेटियां पैदा हुए तो आपस में प्यार हो गया। तो आपने देखा है ना ऐसा कुछ केस हो जाता है कि भैया दादाजी की दुश्मनी या दादाजी आपस में दुश्मन थे और पिताजी दुश्मन थे, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब ये दुश्मनी चलती चली जाती है और मुश्किल से आके बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। रामलीला मूवी में भी शायद कुछ ऐसा ही था, है ना। तो यहां पे फिलहाल देखो क्या हो रहा है। अब क्या हुआ भैया कि इन्होंने कहा यार जी तो बताओ गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा भैया रुको, हमारे दादाजी हमारे पिताजी ने जैसे किया था जरूरी थोड़ी है हम भी वैसे ही करें। तो बेटा कुछ वर्ड्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट में भी एस लेते हैं और अपने साथ में वर्ब में भी एस ले सकते हैं। तो समझो इससे आपको ध्यान क्या चीज रखनी है, बस ध्यान जो चीज छोटी सी रखनी है उसको ध्यान रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखो हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे नाउन चैप्टर में जो लास्ट में एस से खत्म होते हैं। क्या पढ़ा था भैया, जैसे मान लो न्यूज पढ़ा था हमने, है ना, न्यूज है ये लास्ट में एस से खत्म हो रहा है। हमने पढ़ा था एथिक्स, ये लास्ट में एस से खत्म हो रहा है। हमने पढ़ा था समन्स, ये लास्ट में एस से खत्म हो रहा है। हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स, ये लास्ट में एस से खत्म हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये सारे एस से खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये उनके पोते पोतियां हैं, मतलब आपस में ये अग्रीमेंट को तोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे एस से तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन बेटा ये सब एक की बात करते हैं। ये सब कितने की बात करते हैं, एक की बात करते हैं। खत्म हो रहे हैं एस से, बात कितने कर रहे हैं, एक की। अब जब एक की बात कर रहे हैं तो एक वाला वर्ब भी तो लगेगा, और जो एक वाला वर्ब होता है उसके साथ में क्या लगता है, एस लगता है। इसीलिए इनके साथ में आप एस वाली वर्ब लगाओगे। हैज लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं या डज लगा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और देखो सब में एस आ रहा है, इसका मतलब वर्ब कैसी है बेटा, एक चीज के लिए यूज होने वाली है। यहां पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ देखने में इसमें एस लगा है, असल में कैसे है, ये एक ही है। समझ आ गया। चलो तो भैया फिर बात आई आगे कि इसके अलावा और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमको भैया अग्रीमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सब्जेक्ट रख दिया वर्ब रख दिया अग्रीमेंट हो गया। इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में मतलब चीजें थोड़ी बहुत तो मुश्किल होंगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं भैया, सब कुछ आसान करके बताने वाला हूं। सिर्फ वीडियो को देखते जाओ, मजे लेते जाओ और क्वेश्चन भी करते जाओगे। चलो देखो फिर आगे बात हुई भैया कि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाएगा या सब्जेक्ट को अलग अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थोड़ा सा डगमगाने लगा। उन्होंने कहा भैया नहीं, सब्जेक्ट वर्ब में हम सब्जेक्ट को अलग अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे, चलो बताओ जरा। देखो यहां पे फिर उन्होंने कहा कि भैया सब्जेक्ट को जब अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमको कोई वर्ड चाहिए। अब अगर मान लो भैया मुझे दो ईंटें जोड़ने हैं, ये ईंटा जोड़ना है, ये ईंटा जोड़ना है, तो बस अगर मैं साथ साथ में इनको रख दूं, एक लात मारोगे आप, फटाक से दीवार नीचे गिर जाएगी। अबे जोड़ने के लिए सीमेंट वगैरह का जो मसाला बनता है वो तो चाहिए ही होगा ना। तो यहां पे क्या चाहिए हमको, एक मसाला चाहिए जिससे ईंटा हमारा जुड़ जाए आपस में। तो ये जो मसाला होता है इसके लिए भैया कुछ वर्ड्स बना दिए गए कि मसाले का काम कौन करेगा, ये कुछ वर्ड्स हैं ये करेंगे, क्योंकि ईंटा नंबर 1 है सब्जेक्ट नंबर 1, ईंटा नंबर 2 है सब्जेक्ट नंबर 2, और बीच में जो मसाला है जो इसको जोड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा भैया हमारे कुछ वर्ड्स होंगे। अब मसाला वर्ड्स देखो कौन से हो रहे हैं, जैसे मसाला मैगी होती है ना, वैसे ही मसाला वर्ड्स देखो कौन से हैं, ये क्या है, मसाला वर्ड्स है। अब मसाला वर्ड्स कौन से हैं, ध्यान से समझो इसको जरा। मसाला वर्ड्स में पहला वर्ड है भैया एज वेल एज। पहला वर्ड क्या है, एज वेल एज। अब ये कई सारे वर्ड्स, अबे मसाला तो सीधा सीमेंट होती है, मोरंग होती है और बालू होती है, मिलाओ मसाला बन के तैयार हो गया ससुरा। इसमें कई सारे
सारे वर्ड्स मतलब कई अलग अलग तरह के मसाले होते हैं क्या? ऑब्वियसली कई तरह के मसाले होते हैं। देखो, एक तो हो गया भैया जिसमें हमने सीमेंट मिलाया, मोरंग मिलाया और बालू मिला दी और मसाला बन के तैयार हो गया। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बालू और सीमेंट मिलता है, कुछ मसाला ऐसा होता है जिसमें सिर्फ बालू, जिसमें सिर्फ सीमेंट और मोरंग मिलती है। तो अलग अलग टाइप के मसाले होते हैं। कुछ में सिर्फ सीमेंट का ही घोल लगाया जाता है, तो अलग अलग हो गए ना। वैसे यहाँ पे भी मसाले कई सारे हैं। पहला देखो एज वेल एज है, फिर होता है टुगेदर विथ, फिर होता है टुगेदर विथ, और फिर इसके बाद में है अलोंग विथ, फिर है अलोंग विथ, फिर क्या है अलोंग विद, और फिर आया एज वेल एज, अच्छा एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, फिर यहाँ पे आ गया भैया विद, फिर यहाँ पे आ गया विद। अब ये देखो, ये 4 तरह के मसाले यहाँ पे देखने के लिए मिल गए, ठीक है। अब ये 4 मसाले यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब इन चारों का काम क्या है भैया? एक ईंटा ऊपर, एक ईंटा नीचे, इनको जोड़ने का यही काम है। तो देखो ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये काम क्या करते हैं? देखो वर्ड फिर से याद रख लो, एज वेल एज है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है और विद है। ये क्या करेंगे? 2 सब्जेक्ट को पकड़ के आपस में जोड़ देंगे, ये काम करेंगे। देखो आगे, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं राहुल, अब यहाँ पे मैं लिखूं राहुल एज वेल एज, अब मैं लिखूं राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक वर्ब लिखनी है। वर्ब में आप या तो इज लिख सकते हो या तो यहाँ पे आर लिख सकते हो। यहाँ पे या तो इज लिख सकते हो या तो आर लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक। राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश, या इज या आर गोइंग टू पिकनिक, गोइंग टू पिकनिक। अब यहाँ पे ये एक भैया हमारा बन के तैयार हुआ है, गोइंग टू पिकनिक, ये बन गया। अब मुझे बताओ कि एज वेल एज से जैसे ही मैंने सेंटेंस को जोड़ा है, अब यहाँ पे इज आना चाहिए कि आर, ये वाली बात खटकने लगी और बोलेगी यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं गड़बड़ नहीं है, हम बताते हैं तुमको। हम, कोई भी ऐसे ही आ गया रैंडमली, बोला हम बताते हैं। देखो भैया यहाँ पे एस लगा है, फ्रेंड्स वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाबू क्या करेंगे? बिना एस वाली वर्ब लगा देंगे और आर को सही कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होगा चच्चा, यहाँ पे हम रूल अलग बनाएंगे। कौन सा रूल बनाएंगे? देखो यहाँ पे इसके हिसाब से नहीं चलेगा कि पहला है कि दूसरा है कि पास में है कि एस लगा है, इसके हिसाब से नहीं चाहिए। करेंगे क्या? किस हिसाब से चलाना पड़ेगा? वो हिसाब किताब थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कौन सा अलग होगा? देखो ध्यान से, यहां पे भैया अलग हिसाब किताब जो बना वो ये बना था कि एज वेल एज के बाईं तरफ जो भी चीज होगी, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद या विद, ये जो 4 शब्द हमने पढ़े हैं, इसके लेफ्ट में जो भी चीज होगी, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 ये था, सब्जेक्ट नंबर 2 ये था, तो सब्जेक्ट नंबर 1 जैसा होगा। अगर ये एक है तो वर्ब एक के लिए लगेगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल के लिए लगेगी। बाद वाले सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, याद रख लीजिए इस चीज को। तो हिज फ्रेंड से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हिज फ्रेंड्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है वर्ब लगाने के लिए। राहुल यहाँ पे एक चीज को डिनोट कर रहा था, इसलिए बेटा यहाँ पे वर्ब एक चीज के हिसाब से लगेगी। जो आर नहीं है क्या लगाना पड़ेगा? इज को मुझे टिक करना पड़ेगा। इसीलिए सही सेंटेंस बनेगा राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पिकनिक। अब देखो हिज फ्रेंड्स मैंने यहां से हटा तो दिया है, लेकिन सेंटेंस में तो आएगा ही, पर ये वर्ब यूज करने के लिए बेटा नहीं यूज किया जाएगा, है ना। वर्ब यूज करने के लिए हिज फ्रेंड्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? राहुल के हिसाब से वर्ब लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें आर को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या बचेगा? इज बचेगा, क्योंकि राहुल क्या है? एक चीज को बता रहा है। तो क्या बन गया? राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पिकनिक। अब देखो पढ़ने में बड़ा अजीब लगेगा कि हाँ ये कैसे हो गया, फ्रेंड्स के साथ में इज लगा दिया। यार तुम सर यार कैसी बात करते हो यार सर, ये गलत चीज हो गई सर। बेटा समझो, यहां पे हिज फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है इसका। क्या करना है? एज वेल एज जब आएगा तो पहले क्या लिखा है भैया, इसके बेसिस पे आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए राहुल के साथ में इज लग जाएगा, बाकी हिज फ्रेंड्स यहां पे बिल्कुल सही है। लेकिन वर्ब भैया हमेशा एज वेल एज के, या जो भी हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे उनके पहले वाले वर्ड के हिसाब से लगती है। अब जब इस पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बात समझ आ रही है?
तो आज के लिए फिलहाल इतनी चीजें रखते हैं, इतना डाइजेस्ट करिए अच्छे से। आप नाउन और वर्ब की कहानी को रिवाइज कर लीजिएगा वापस। कल जब हम इसी रूल को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब आपको आगे और चीजें धीरे धीरे डिटेल में समझ में आने लगेंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 4-5-6 बातें और भी इंपॉर्टेंट हैं जिन पे बेस सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें कवर करेंगे कल की क्लास में। कल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, या अगर कल टाइम नहीं मिल पाया तो परसों की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चीजों को अच्छे से समझते चलिए। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको अपने आप से कोई खास मेहनत करनी नहीं है। जितनी वीडियो में चीजें पढ़ा देता हूं ना उतना आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन एक काम यार आपको करना पड़ेगा, जरा सा रिकॉल करना कि जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था, जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, उसकी चीजें अभी तक आपको याद आ रही हैं या सब कुछ दिमाग से उड़ गया। अगर कभी ऐसा है कि भैया मुझे आर्टिकल का याद नहीं आ रहा, यार नाउन में क्या पढ़ा था वो मैं भूल गया हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रिवाइज कर लेना जरूर से। जो क्वेश्चंस कराए थे वीडियो को पॉज कर करके उनको फिर से आंसर करके देखना और चीजें दोबारा से रिकॉल जरूर करना, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाला सब कुछ भूलते जाते हैं। और अगर बेटा ये चीज हो रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हो, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो ये सब के लिए मैं शॉर्ट बनाता हूं आपको कि शॉर्ट में या सबसे कम चीजों में ज्यादा चीजें कैसे दे पाऊं। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये तब होगी जब आप पीछे की चीजें सारी रिवाइज करके रखोगे, ठीक है। किसी दिन क्वेश्चंस भी करेंगे सारे मिक्स टॉपिक्स पे, लेकिन तब तक के लिए आप सब कुछ रिवाइज करके चलिए। कभी भी रैंडमली मैं क्वेश्चंस का टेस्ट आपका ले लूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। जय हिंद।